School of Magic Season 2. Title: White Palace मकबरा। आदर्श के मन में नफरत भर गई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों भूत फुसफुसा रहे थे, रो रहे थे और धीरे से उसके कानों में बड़बड़ा रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या उसे उनकी कहानियां सुनने में दिलचस्पी है। जब आपने इसे पहली बार सुना तो आपको उस लड़की के प्रति दया आ सकती है जो डार्क एबिस में गिर गई थी। दूसरी बार आपको लगेगा कि वह दर्द सहने के लायक नहीं थी। लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी बार सुनने के बाद उसने कभी भी बात करना बंद नहीं किया। वह आपके मन में दुखद स्मृति को जबरन डाल देगा ताकि आप भी दर्द और यातना का अनुभव कर सके। हालांकि यदि आपने अधीरता का कोई संकेत दिखाया तो भूत तुरंत एक गरजती हुई काली आकृति में बदल जाएगा जो एक दयनीय महिला के उसके पिछले स्वरूप को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मेरे दर्द को समझे, आओ और मेरे दर्द को महसूस करो। मैंने यहाँ काफी समय बिताया है, मुझे बहुत सी बातें कहनी है। क्या आप उन्हें सुनने को तैयार है? ओह नहीं, आप इच्छुक नहीं हैं, आप इच्छुक नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कितना कष्टदायी है? आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गंदे सपने में प्रवेश कर गया है, क्योंकि वह डार्क एबिस में गिर रहा था। उसने लगातार इन भूतों के अतीत का अनुभव किया। प्रत्येक इतना कष्टदायक था कि उसे बस अपनी जीभ काटने और अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा हुई। यह बहुत लंबी प्रक्रिया थी। 10,000 से अधिक भूत उसे घेरे हुए थे। हर कोई उससे अपना दर्द व्यक्त कर रहा था और यहाँ तक कि उसे अपने बुरे सपने में भी डाल रहा था। फांसी पर लटकाए जाने और मरने, डूबने, पीट पीट कर मार डालने या ताबूतों में जिंदा गाड़ दिए जाने की अंतहीन पुनरावृत्ति। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो अब खुद नहीं रहा, उसका अतीत भूतों द्वारा लिखा जा रहा था। उसकी यादें उन्हें निगल रही थी जैसे कि वह विभिन्न डरावनी फिल्मों के कुछ दृश्यों की अंतहीन पुनरावृत्ति में शामिल था। हालांकि विभिन्न प्रकार के अनुभव थे और फिर भी उसे लगा कि उनमें से प्रत्येक काफी परिचित है। रोशनी ने उसे ठंडी हवा से बचाया था, फिर भी उसका दिमाग टूटने की कगार पर था। फोकस नेकलेस से निकलने वाली हल्की चमक पूरी तरह से बेकार थी। भूतों से नफरत इतनी प्रबल थी कि हर चीज उस पर हावी हो सकती थी। डार्क एबिस गहरी नहीं थी, लेकिन उसकी नफरत बहुत गहरी थी। यह बस दर्द के अथाह छेद जैसा महसूस हुआ। इस प्रक्रिया से गुजरने के अंतहीन समय के बाद, हजारों वर्षों से गुजरने के बाद, आदर्श को पता नहीं था कि पिछले 20 वर्षों में उसका अपना कितना अनुभव और यादें बची हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसे संदेह हुआ कि यह असली है। धीरे धीरे जो चीजें उसकी थी वे धीरे धीरे वापस आ गई। हालांकि बहुत देर तक वहीं बैठा रहा क्योंकि वह पहले की स्थिति से बेहद थक चुका था। एक सपना, एक लंबा सपना। उसकी राहत के लिए दो चीजें उसकी यादों से संबंधित नहीं थी, वे धीरे धीरे नष्ट होगी। आदर्श, उसके बगल में एक सौम्य आवाज ने पूछा। आदर्श धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने समीक्षा पर नजर डाली जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसका चेहरा रोती हुई सुंदरता की तरह चिन्हित था, सिवाय इसके कि आंसू नहीं थे। समीक्षा, तुम ठीक लग रही हो। जब आदर्श ने समीक्षा की आंखें में स्पष्ट रूप देखा तो वह हैरान रह गया। तुम मुझे लगातार गले लगा रहे थे। हमें उतरे हुए कुछ ही सेकंड हुए थे, लेकिन आपने अभी अजीब व्यवहार किया। जब मैंने तुम्हें कई बार बुलाया तो तुमने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, समीक्षा ने कहा। कुछ ही सेकंड? आदर्श ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए कहा। बाकी लोगों को भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन हम वास्तव में सुरक्षित रूप से नीचे पहुंच गए। मैंने सोचा कि हम उन प्राणियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और लाशों द्वारा निगल लिए जाएंगे। पता चला कि रसातल के तल पर एक गड्ढा है। लाशों ने हम पर हमला नहीं किया, इसलिए हम गड्ढे में लुढ़क गए और यहीं घायल हो गए, समीक्षा ने राहत की सांस लेते हुए उससे कहा। आदर्श ने आखिरकार अपने आसपास की जांच शुरू कर दी। वह बता सकता है कि डार्क एबिस वास्तव में विभिन्न परतों से बनी है।
पहली परत प्रेत और लाशों के पहाड़ों से भरी डार्क एबीज थी। अधिकांश समय कोई भी जीवित प्राणी जो इसमें गिरता था टुकड़े टुकड़े हो जाता था और उनमें से एक में बदल जाता था। यह एक भयानक खाई थी जिसमें नीदरलैंड के शासक और आदित्य के भी बचने की कोई संभावना नहीं थी। इस बीच डार्क एबिस के नीचे एक और जगह थी। यह जगह काफी विशाल थी, इस हद तक कि ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। आदर्श काफी हैरान था क्योंकि उसने अपने परिवेश का स्कैन किया, लेकिन जब वह शांत हुआ तो वह स्थान किसी तरह समन बीस्ट प्लेन जैसा था जिसमें उसने डायमेंशनल सबनिंग कास्ट करने के बाद अतीत में प्रवेश किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि वह जिस स्थान पर था वह समन बीस्ट प्लेन जितना विशाल नहीं था। उसके पैरों के नीचे की भूरी जमीन एक सपाट पहाड़ी की चोटी की तरह लग रही थी। दूर से देखने पर उसने देखा कि पूरा स्थान धुंधले आकाश से घिरा हुआ था। वहां एक सफेद शाही महल है। यह शाही मकबरा होना चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं, समीक्षा ने कहा और कुछ ही दूरी पर किसी चीज की ओर इशारा किया। आदर्श ने तुरंत उस दिशा में देखा। सफेद महल काफी आकर्षक था। यह पूरी तरह से सफेद जेड पत्थरों से बना था। इसकी सतह इतनी चिकनी थी कि वे इस पर आकाश का प्रतिबिंब देख सकते थे। हालांकि महल का सफेद रंग इसे महान और पवित्र महसूस कराता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफेद रंग मृतकों के लिए जगह को सजा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयानक माहौल बन गया है। चिकनी फॉर्मेशन मौत की तेज गंध से ढकी हुई थी। मैं कहाँ हूं? समीर ने पूछा। आदर्श का ध्यान सफेद महल के मकबरे की ओर इतना आकर्षित हुआ कि उसने यह भी नहीं देखा कि समीर उसी बुरे स्वप्न से उबर रहा है जो उसने देखा था। आदर्श आसानी से बता सकता था कि समीर भी उसी दर्दनाक अनुभव से गुजरा था जब उसने उसकी आंखों में खालीपन देखा था। वास्तव में अगर मौतों की यातनापूर्ण यादों के दौरान उन्होंने जो यादें साझा की वे दूर नहीं हुई, तो सारी नफरत और यादें बस उनके अपने अनुभव और विश्वासों की जगह ले लेंगी और वे संभवतः सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होंगे। प्राचीन राजा स्पेस एलिमेंट में उल्लेखनीय रूप से प्रतिभाशाली थे। जब मैंने पहली बार ट्रेजर टावर का दौरा किया तो मुझे पता चला कि एक छोटी सी जगह वास्तव में अपने अंदर एक विशाल स्थान को छिपा सकती है। यह केवल स्पेस को कम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी एक डार्क एबिस में इस तरह की दुनिया बनाना जो लगातार अलग अलग स्थानों पर बहती रहती है, यह ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दुनिया ने पहले देखा हो। जीवित होने से पूरी तरह राहत महसूस करते हुए आदर्श मदद नहीं कर सका, लेकिन स्पेस एलिमेंट का उपयोग करने में प्राचीन राजा की अविश्वसनीय क्षमताओं की खोज पर आश्चर्य व्यक्त किया। प्राचीन राजा के पास यहाँ अपनी कब्र बनाने के लिए जो बुद्धिमत्ता और क्षमताएं थी, उससे 2000 साल बाद जादुई सभ्यता किसी तरह छोटी लगने लगी। जब सवेन ने भी सफेद महल का मकबरा देखा तो वो हाँफने लगा। प्राचीन राजा की कब्र, शाही कब्र वास्तव में डार्क एबिस के नीचे थी और जो व्यक्ति अंदर दफन था वह पिछले 5000 वर्षों का सबसे महत्वाकांक्षी सम्राट माना जाता था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल दुष्ट आंख तांबे का दर्पण। एक स्लेटी सफेद पोशाक और ऊपर से गिरती बारिश की बूंदों से भीगे हुए बाल। रहस्यमयी आदमी दीवारों पर खड़ा था। उसकी आंखें दूर से जादूगरों को शहर की ओर लौटते हुए देख रही थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि वापस आने की तुलना में शहर से बाहर जाना वास्तव में आसान था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो सुरक्षित वापस आ पाते। यहां तक कि सुपर मैजिशियन भी लाशों के सागर में गिर जाएंगे। काले सागर के सामने मैजिक से उत्पन्न रोशनी बेहद फीकी थी। यह बस मरे हुए से उठने वाली घनी धुंध द्वारा निगल लिया जाएगा। वह पहले से ही युद्ध के मैदानों की सेनाओं को मरे हुए सागर में डूबते हुए देख सकता था। उनके स्पीलों की चमक धुंधली हो गई। रोशनी का अचानक अंधेरा हो जाना मूल रूप से यह दर्शाता है कि पूरी सेना का सफाया हो गया है।
युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ जहां जादूगर माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, जब आसमान से तेज रोशनी चमकी तो वह मुश्किल से उस विशाल प्राणी की स्पष्ट छाया देख सके। हालांकि धुंधले आकाश के नीचे भी रहस्यमयी व्यक्ति ने माउंटेन ज़ॉम्बी को एक सुपर मैजिशियन को मारते हुए देखा। वह यह बताने में असमर्थ था कि वह व्यक्ति कौन था। माउंटेन ज़ॉम्बी की ताकत हर किसी की उम्मीदों से बढ़कर थी। चाहकर भी उन्हें पीछे हटने की कोई उम्मीद नहीं थी। आधी से ज्यादा सेना मर चुकी थी। क्या हमें जाकर सहायता प्रदान करनी चाहिए? एक मैजिशियन ने पूछा, जिसे शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। रहस्यमयी आदमी ने सिर हिलाया। यदि उन्होंने और अधिक लोगों को वहां भेजा तो यह संभावना नहीं थी कि शहर सुबह तक टिका रहेगा। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। स्पिल्स से उत्पन्न चमक धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। वहां की सेना से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया था। वे केवल अंधेरे में देख सकते थे और मृत्यु आने तक बचे हुए समय को गिन सकते थे। मुझे लगता है यह ज़ोफैंग है, कोई चिल्लाया। रहस्यमयी आदमी ने दीवारों से नीचे देखा और दो एडवांस मैजिशियनों को कंकालों के बीच फंसे हुए देखा। वे भीतरी दीवारों की बाधा के बेहद करीब थे। ज़ोफैंग के साथ कोट पहने एक अन्य व्यक्ति भी था। उन्होंने खुद कंकालों से मुक्त किया और तेजी से भीतरी शहर में छलांग लगा दी। स्थिति कैसी है? रहस्यमयी आदमी ने तुरंत पूछा। हमने उन्हें सफलतापूर्वक अंधेरे रास्ते तक पहुंचा दिया है। हम और आगे नहीं जा सके क्योंकि हवा बहुत तेज है, लेकिन मेरा मानना है कि वे पहले ही डार्क एबिस में कूद चुके हैं, ज़ोफैंग ने कहा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता नहीं है कि वे अभी भी जीवित है या नहीं? रहस्यमयी आदमी ने भुएं सिकोड़ ली। ज़ोफैंग ने सिर हिलाया। जानकारी का अभाव चिंता का सबसे बड़ा कारण था। सीनियर, कोई व्यक्ति जो स्वयं को एक गांव का मुखिया बताता है आपसे मिलने के लिए कह रहा है। उन्होंने शाही कब्र को देखने के बाद मैं कुछ बताया, एक रॉयल मैजिशियन ने जल्दी से आकर बताया। शाही कब्र? इसका क्या मतलब है? कहाँ है वो? घंटाघर में। रहस्यमयी आदमी ने ज़ोफैंग और याओनान पर नजर डाली। वे तीनों घंटाघर की ओर जाने वाले थे। तभी उन्होंने एक सुपर मैजिशियन को भीतरी शहर की ओर वापस आते देखा। जब याओनान ने उस आदमी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत उसके पास गया। बॉस, बड़ा आदमी कहाँ है? याओनान ने पीले चेहरे वाले डू जियाओ पर नजर डाली और असमंजस में पूछा। डू जियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। याओनान को डू जियाओ की अभिव्यक्ति को देखकर उत्तर पता था। उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। विशाल हरा जानवर मर चुका था। यह समन बीस्ट ही था जिसने डू जियाओ को कई वर्षों तक साथ रखा था। आपकी चोटें कैसी हैं? याओनान ने विषय बदल दिया। बहुत बुरा नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि मेरी आत्मा बहुत प्रभावित हुई है, सीनियर हंटर ज़ू जियाओ ने जवाब दिया। एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की आत्मा उसके समनर की आत्मा से जुड़ी हुई थी। एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की मृत्यु समनर की आत्मा को तलवार से काटने के समान थी। इससे पता चला कि डू जियाओ का चेहरा बेहद पीला क्यों था। सीनियर हंटर, हमारे साथ घंटाघर पर आओ। ऐसा लगता है हुआ गांव के मुखिया प्रेमा ने शाही मकबरे के बारे में कुछ जान लिया है। वह वहां हमारा इंतजार कर रहा है, रहस्यमयी आदमी ने कहा। डू जियाओ ने कहा, मैं यहाँ राष्ट्रपति और अन्य लोगों का इंतजार करूंगा। आप सभी चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? शुरू में आदर्श ने सोचा कि उसके सिर के ऊपर की चीजें भूरे बादल थी, क्योंकि वह बेसिक रूप से बादलों की एक परत की तरह दिखती थी। हालांकि जब उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ हिल रहा है तो उसे यह जानकर निराशा हुई कि वे चीजें बिल्कुल भी बादल नहीं थी। वे भयानक ज़ॉम्बी और प्रेत के सिर और शरीर थे। नरक की भट्टी में राक्षस, और राक्षस हमारे ठीक ऊपर है, फेंगू ने सभी से कहा। शायद इसका इस बात से कुछ लेना देना था कि स्पेस का निर्माण कैसे किया गया था, लेकिन जिस स्थान पर वे वर्तमान में थे उसमें डार्क एबिस में प्रेत और लाशें शामिल थी। इसी प्रकार बादलों के पार का आकाश वास्तव में भट्टी का प्रवेश द्वार था। अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपर बादलों का एक बड़ा हिस्सा कभी कभी बारिश की तरह आसमान से गिरता है।
यह लाशों की बारिश की असली परिभाषा थी। महल का मकबरा सामने ही है क्या हम? समीक्षा ने पूछा। आगे की जमीन थोड़ी ऊपर उठ रही थी, जिससे पहाड़ों में स्थित किसी विला की ओर जाने वाले जैसा रास्ता बन रहा था। जैसे ही समूह आगे बढ़ा, उन्हें विशाल सफेद सीढ़ियां दिखी। सीढ़ियां बेहद चौड़ी थी, लगभग 200 मीटर चौड़ी। यह स्पष्ट था कि सीढ़ियों का निर्माण मनुष्यों के लिए किया गया था। फिर भी उन्हें टॉप पर जाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, जहां महल का मकबरा था। सीढ़ियां ऊपर तक एक लंबा रास्ता तय करती है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं तो एक चट्टान आसमान की ओर उठती है। 5 लोगों का समूह सीढ़ियां चढ़ने लगा। उन्हें तब राहत मिली जब उन्हें एहसास हुआ कि बारिश की तरह बरस रही लाशें सफेद महल के मकबरे के करीब नहीं गिरी। महल के मकबरे का सफेद भाग गंदी सड़ांध, जानलेवा बदबू और कंकालों की गंदी दुनिया में फिट नहीं बैठता था। यदि समूह को उनके अंदर इंतजार कर रही डरावनी चीजों के बारे में पता नहीं था, तो संरचना बस आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए बनाए गए एक पवित्र हॉल की तरह दिखती थी। 5 का समूह सफेद चादर पर खोई हुई चींटियों की तरह था और सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, धीरे धीरे दोनों तरफ पत्थर से बनी आकृतियां दिखाई देने लगी। उनकी उपस्थिति ने किसी तरह आदर्श को कुछ प्राणियों की याद दिला दी जो उसने पहले देखे थे। हर 10 सीढ़ियों पर दोनों तरफ 2 पत्थर की आकृतियां लगाई गई थी। जैसे महल के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले गार्ड बेजान वातावरण में कुलीनता का संकेत जोड़ते थे। कहो, क्या तुम्हें लगता है कि वे आगे बढ़ सकते हैं? समीक्षा ने सावधानी से पूछा। मुझे ऐसा लगता है। मेरा मानना है कि वे सिर्फ सजावट नहीं है, आदर्श ने ईमानदारी से कहा। जिन लोगों ने सुअर का मांस नहीं खाया था, वे अब भी दौड़ते हुए सुअर को पहचान सकते थे। जब कभी किन्हीं डरावने महलों या रहस्यमयी कब्रों में सजीव मूर्तियां पाई गई, तो वे अंततः जीवित हो जाएगी। आदर्श निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं बना रहा था। भाई आदर्श, क्या आपको नहीं लगता कि वे सफेद रेत के राक्षसों के समान दिखते हैं? समीर ने पूछा। तुम्हें भी ऐसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर का इतिहास 2000 साल पहले का है, आदर्श ने कहा। वे डरावने दिखते हैं, फेंगू ने तेजी गति से आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन मैं इस पुराने पूर्वज को देखना चाहता हूं जिसने हमें पीढ़ियों तक खून के पानी की रक्षा प्रदान की थी। आइए आशा करें कि आपका पुराना पूर्वज एक मिलनसार व्यक्ति हो, आदर्श ने कहा। इस आपदा में बहुत सारे लोग मारे गए थे कि वे पहले ही मृत्यु की ओर स्तब्ध हो गए थे। स्तब्धता भी काफी निराशाजनक थी। आदर्श ने केवल यही आशा की कि यह जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। यह तांबे का दर्पण क्यों है? समीर ने अपना सिर उठाया और देखा कि महल नुमा मकबरे के प्रवेश द्वार से दूर एक विशाल भयानक तांबे का दर्पण खड़ा है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।